वेक्टर की शुरुआत करते हैं यार बेटा अपन, ठीक है। देखना, सबसे पहले ये टर्म हमें समझ में आनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, वैसे बता रखा मैंने पहले भी आपको, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकें उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं बता दो जरा। डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें। अब इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं हम, एक तो डायरेक्शन के बेसिस पे, है ना, और एक डिपेंडेंसी के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पर हम जब क्लासीफाई करते हैं तो हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं, स्केलर्स भी हो सकती है कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्या हो सकती है, वेक्टर्स। डिपेंडेंसी के हिसाब से जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम बोलते हैं कुछ क्वांटिटीज़ को क्या, फंडामेंटल, और बाकियों को डिराइव्ड। ये अपन ने पढ़ लिया यूनिट एंड डायमेंशन में, ये वाला हिस्सा तो पढ़ चुके हैं अपन, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जो आपस में डिपेंड नहीं करती, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब आपस में डिपेंड नहीं करती। डिराइव्ड जो अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा अपन ने सब डिटेल में पढ़ा हुआ डायमेंशन के अंदर। अभी अपन आते हैं इधर, डायरेक्शन के बेसिस पे अपन ने दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, कुछ को तो स्केलर बोला, कुछ को वेक्टर बोला, है ना बेटा। अब स्केलर्स कौन होंगे, जिनको डिफाइन करने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और उनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता डिफाइन करने के लिए। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये भी मैं वहाँ उस वाले चैप्टर में बता चुका हूँ आपको। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का n इंटू यू, मतलब एन यू, जिसमें n क्या हो गया, नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू, और u क्या हो गई, यूनिट। जैसे मैं बोलूँ आपको ये पेन की लंबाई कितनी है, तो आप ऐसे बोल दोगे 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हो गई n, ये चीज़ हो गई u। ये पूरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड किसका, लेंथ का। जैसे मैं आपको बोलूँ एक कार है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो ये चीज़ हो गई n नंबर, ये चीज़ हो गई u यूनिट। ये पूरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड किसका, स्पीड का, ठीक है। तो इसकी लंबाई बताने के लिए, लेंथ बताने के लिए क्या मुझे किसी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसका मास अगर बताना हो मुझे तो भी मुझे डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बोल दूंगा इसका जो मास है वो कितना है, 20 ग्राम। टाइम बताने के लिए कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इन सभी क्वांटिटी को क्या बोला बेटा अपन ने, स्केलर्स। अब वेक्टर किन को बोलेंगे, जिनको डिफाइन करने के लिए, देखो हमें पूरी बात बोलनी है बेटा, जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, और साथ के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है डिफाइन करने के लिए। इसमें एक पॉइंट और जोड़ेंगे अपन, ठीक है। कोई तुमसे पूछ ले वेक्टर किसको बोलते हैं, इंजल भाई ध्यान से सुनना, तो हमें उसको 3 बात बतानी है। पहली, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात यार बेटा, वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जो वेक्टर लॉज को भी फॉलो करेगी। 3 शर्तें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉज को भी वो फॉलो करे, तब हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर होगी। वेक्टर लॉज क्या है हम आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एडिशन है, जैसे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब लॉज को फॉलो करना चाहिए उस क्वांटिटी को। अगर ये तीनों शर्तें कंप्लीट हो जाती है तो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर। कई क्वांटिटी ऐसी है जिनमें ये 2 चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन बेटा फिर भी वो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आती है। कौन सी है वो क्वांटिटी, मैं बता दूं आपको। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है,
सपोज 2 पॉइंट है आपके ए और बी, ठीक है, और ऐसे करंट चल रहा है, आई इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल, ये देखो आप, ये रहा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, एन इंटू यू, एन यू, तो ये रहा एन और ये रहा यू, ए बोले तो एम्पियर। करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, करंट किधर चलता है, हम ऐसे बोलेंगे बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी है, बट फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप उसको वेक्टर मत बता देना, इट इज़ अगेन स्केलर। फिर बहस हो सकती है कि भाई स्केलर क्यों है, जबकि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हमें आंसर क्या करना है, हमें आंसर ये करना है कि ऑल्दो इसके पास दोनों चीज़ें हैं, बट ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूँ, कैसे, सुनना। अगर बेटा इस वायर में कुछ 2 एम्पियर का करंट चल रहा है और इसमें भी 2 एम्पियर का करंट चल रहा है, तो जब ये यहाँ से करंट जाएगा ना, इधर से कितना आया 2, इधर से कितना आया 2, टोटल कितना हो गया 4, तो यहाँ से 4 एम्पियर का करंट जाएगा। अब मैंने 2+2 कर दिया इसमें सीधा सीधा, 2+2 का मतलब मैंने सिंपल अलजेब्रा को फॉलो किया है। इन दोनों वायर के बीच में मान लेते हैं कोई 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ से करंट कितना गया 4। अगर मैं इस एंगल को बढ़ा दूँ या घटा दूँ तो भी मेरा आंसर कितना जाएगा, 4 ही जाएगा। अगर मैं ऐसे भी कर दूँ ना, इधर से 2, इधर से 2, इधर से फिर से कितना मिलेगा 4। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल आप बदल देते हो तो उसका रिजल्टेंट भी अलग आता है। क्या बात समझ में आई क्या? यानी कि इस पॉइंट पे अगर ऐसे 2 फोर्स लगाऊं ना मैं, 2 न्यूटन की और इधर से फिर से 2 न्यूटन की पी पॉइंट पे, तो इनका एडिशन जो होगा वो डिपेंड करेगा इस एंगल पर। ये एंगल अगर आप चेंज करोगे तो इनका एडिशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल में चेंज भी कर दूंगा ना, तो भी इसका एडिशन हमेशा कितना आएगा 2+2 4। लेकिन 2 फोर्सेस को जब आप ऐड कराते हो तो उनके बीच का एंगल क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या आएगा। जैसे 2 और 2 90 डिग्री पे ऐड कराओगे आप तो आपको 2√2 मिलेगा, वो आगे सीख लेंगे कैसे मिलेगा। 30 डिग्री पे ऐड कराओगे तो अलग आंसर मिलेगा, 60 डिग्री पे ऐड कराओगे तो अलग आंसर मिलेगा, 120 पे ऐड कराओगे तो अलग आंसर मिलेगा। जबकि करंट जो है अपना 2 वायर में करंट चल रहा है, अब उन वायर के बीच में कितना भी एंगल कर दो आप, आपको हमेशा उनका एडिशन कितना मिलेगा करंट का 4 एम्पियर। यानी कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। और सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है इसलिए इसको वेक्टर में हमने नहीं डाला। सिंपल अलजेब्रा को कौन फॉलो करता है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे 2 kg प्लस 3 kg 5 kg, बट वेक्टर में 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन अगर आपको करना पड़ जाए तो सबसे पहले तो आपको इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा कितना है। 5 और 3 के बीच का एंगल देखना पड़ेगा कितना है, एंगल पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी एडिशन की। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को किस कैटेगरी में रखा गया है, स्केलर। क्या आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई पूछ ले तो बोलो, है ना। वेक्टर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज। फिर करंट की बात चले तो कर सकते हो ना, करंट के पास ये दोनों चीज़ें हैं बट फिर भी क्या है स्केलर, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये अलजेब्रा को फॉलो करता है सिंपल 2 + 3 5। जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं होता, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड कराते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या है बड़ा मायने रखता है। वो हम आगे सीखेंगे जब ऐड कराना सीखेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक बात हो गई सबको क्लियर, है ना। और भी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन है लेकिन फिर भी क्या है वो
स्केलर है। जैसे प्रेशर सुना होगा आप लोगों ने, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक। करंट हो गई आपकी। एक और पढ़ेंगे अपन सरफेस टेंशन, आगे पढ़ेंगे, वो भी स्केलर है, डायरेक्शन है उसके बावजूद भी, ठीक। अब बात ये है कि अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, वो ध्यान से सुनना। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आंसर है यार बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम आज के बाद किससे, एक एरो से। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो के पास तीन चीजें हैं, मैं बता दूं, और तीनों का मीनिंग भी बता देता हूं। सबसे पहले हेड, फिर है टेल, और ये है एरो की लेंथ। बहुत ध्यान ला के सुनना। हेड क्या बताएगा आपको, हेड बताएगा वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में। हेड विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। लेंथ, आपको एरो की जो लेंथ है वो आपको बताएगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और टेल जो है ये आपको बताएगा कि वेक्टर का स्टार्टिंग या इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ये दो चीज़ें आपको बता सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। टेल ये बताएगा, लेंथ क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, और हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा इस लाइन को हम आज के बाद बोलेंगे, अगर मैं इस वेक्टर से पास होती हुई एक लाइन ऐसे इमेजिन करूं, तो इस लाइन को हम बोलेंगे बेटा लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन इज ए लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर। इस लाइन का नाम क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने दो वेक्टर बनाऊं, मान लो ये ए और ये बी, ठीक है। ये दो वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया आपके सामने। मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों को देखकर आप क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मुझे ये बताओ। डायरेक्शन दोनों की क्या है बेटा, सेम है ना, इसी तरफ है दोनों, लेकिन क्या अलग है दोनों का, मैग्नीट्यूड अलग। कैसे पता चला, लेंथ से। डेफिनेटली इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। अच्छा, अब बताना, अगर एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया बेटा और दूसरा ऐसे बना दिया, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लो ये ए जो है वो 10 न्यूटन है और ये लग रहा है ईस्ट में, तो बी क्या होगा, 10 न्यूटन ही होगा, लेकिन किधर लग रहा होगा, वेस्ट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई टेल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हेड किसको क्या करता है। ध्यान से सुनना, ये मैंने 4 डायरेक्शन बना दी। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पर है शुरुआत में, ठीक है। अपन तो ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं, इंजिल को ले लेते हैं। इंजिल यहाँ पर है, ठीक है। मैंने इंजिल को बोला कि बेटा तू 10 मीटर आगे बढ़ जा ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया इंजिल ने, किधर गया वो, ईस्ट में। कितना चला, 10 मीटर। तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाऊंगा ऐसे। देखो मैंने हेड किधर रखा है, ईस्ट की तरफ, और ये जो लेंथ है ये 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है ये लेंथ। लेंथ बनाना हमारे हाथ में होता है, कितनी भी बड़ी बना सकते हैं हम लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर की जो लेंथ होती है ना, लेंथ वो कैसी होती है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब हमारी मर्जी से हम बना सकते हैं। मेरी इच्छा करे तो मैं 10 मीटर को इतने लेंथ से रिप्रेजेंट करूं, मेरी इच्छा करे तो इतने से करूं या इतने से करूं, ठीक है। एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैंने एक बार 10 मीटर को इस लेंथ से रिप्रेजेंट कर दिया और फिर मैं आपको बोलूँ कि 20 मीटर बनाओ, तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये लंबाई 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर इससे डबल लंबाई 20 को करेगी।
10 मीटर बनाने के लिए मैं कोई सी भी लेंथ ले सकता हूँ, लेकिन एक बार जब मैंने डिफाइन कर दी कि ये 10 मीटर लंबाई है, तो फिर 20 का मतलब क्या होगा, इससे डबल, और 5 का मतलब क्या होगा, इससे हाफ, है ना बेटा, इससे हाफ। तो ये मैंने बोला, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया एंजल का। फिर मैंने हर्षा से बोला कि हर्षा आप यहाँ से चलो और आप जाओ नॉर्थ की तरफ 5 मीटर। तो अगर 10 मीटर इतनी लेंथ है तो 5 मीटर इसकी हाफ हो जाएगी। तो बताओ मुझे हेड की तरफ रखना पड़ेगा, नॉर्थ की तरफ, टेल यहाँ पर, ये पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया दोनों का, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 5 मीटर आपका, ये किस तरफ हो गया, नॉर्थ में, ठीक है। मैंने दक्षिता को बोला कि ऐसा करो नॉर्थ ईस्ट में चलो 20 मीटर, दक्षिता भी यहीं खड़ी थी। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होगा, इन दोनों के ठीक बीच में, और 20 का मतलब क्या हो गया, इससे 2 गुना ज़्यादा लगभग। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 20 मीटर, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नॉर्थ ईस्ट। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा इन सभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, इनिशियल पॉइंट। भाई स्टार्टिंग में ये यहाँ पे थे, बोलो क्लियर है क्या। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया आपका। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है उसको समझते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ बेटा कि मान लेते हैं यार अपन के एक अपने पास ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है, और इस बॉक्स पे कुछ पॉइंट बना दिया मैंने, ए, बी और सी। यहाँ मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बॉक्स पर फोर्स लगानी है आपको 5 न्यूटन की लगानी है, नॉर्थ डायरेक्शन में लगानी है, और ए पॉइंट पे लगानी है। फिर से सुनना, इस बॉक्स पे 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है, नॉर्थ डायरेक्शन में लगानी है, और कौन से पॉइंट पे लगानी है, ए पे। तो अब मैं वेक्टर को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। देखो ये टेल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बताएगी कि फोर्स कहाँ लग रही है, ए पे, पूरे बॉक्स में से कहाँ लग रही है, ए पे। हेड आपको बताएगा किस दिशा में लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्थ, और लंबाई आपको बता देगी मैग्नीट्यूड के बारे में। बोलो भाई ठीक है क्या। अब मैं आपको बोलूँ कि इसी बॉक्स पर बी पॉइंट पे एक 10 न्यूटन की फोर्स लगा दो साउथ में, तो बेटा बी पॉइंट पर फोर्स लगाना है तो टेल किधर जाएगी, बी पे, बी पे। डायरेक्शन क्या है, साउथ, तो हेड किधर जाएगा, साउथ में, नीचे। मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या इससे डबल लंबाई की बनानी पड़ेगी मुझे। अब तुम बताना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया आपका, सी। डायरेक्शन हेड से पता चल गई किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका हो गया सी। तो वेक्टर में तीनों चीज़ों का महत्व समझ में आया आपको, इंपॉर्टेंस समझ में आई। हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन, लंबाई, मैग्नीट्यूड, और टेल आपको 2 चीज़ें बता सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट बता सकता है कि कहाँ पर था पार्टिकल, किधर मूव किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको ये सजेस्ट करेगा कि किस जगह पर जो है वेक्टर हमारा वो अप्लाई हो रहा है। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक, ओके बेटा ओके। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना भी सीख गए हम, एक चीज़ और जान लेते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन न्यूज़ का मतलब नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब देखना, सपोज मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब मान लेते हैं 5 मीटर का वेक्टर है, इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, 5 मीटर, और ये एंगल है कुछ 30 डिग्री। अब इस वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, मुझे सामने वाले को बताना है अगर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 5 मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। देखो ईस्ट से कितना घुमा हुआ है ये, 30 डिग्री, किस तरफ, नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में। ईस्ट से किधर घुमा हुआ है,
कितना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बड़े काम की लाइन है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये हुआ हमारा जो वेक्टर है वो 30 डिग्री घुमा हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, 5 मीटर का लंबाई है, 5 मीटर की लेंथ है, 30 डिग्री घुमा हुआ है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से। तो इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री घुमा हुआ है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से। 30 डिग्री घुमा हुआ है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से। बोलो भाई क्लियर है क्या? इसको बोलने का एक तरीका और हो सकता था, ये 30 है तो ये 60 होगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 60 डिग्री घुमा हुआ है किधर, ईस्ट की तरफ। कहाँ से, नॉर्थ से। तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बोलो बेटा क्लियर है क्या? क्या नहीं हुआ? पक्का समझ जाओगे? अब कभी मैं ऐसे लिख दूं आपके सामने कि मान लो एक फोर्स है 2 न्यूटन 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन? टू न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। 40 डिग्री घुमा हुआ है वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से, नॉर्थ से 40 डिग्री घुमा हुआ है वेस्ट की तरफ। तो बेटा ऐसे आ जाएगा, नॉर्थ से 40 डिग्री घुमा हुआ है किधर, वेस्ट की तरफ। ये आपका वेक्टर हो गया। एक तरीका और हो सकता था, बताओ। 50 डिग्री बताओ किधर घुमा हुआ है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बात समझ में आ जाएगी? बोलो पक्का? चलिए इस चीज़ को आप लिख लो, एक काम करो यार, ये अपना मेंशन नहीं था ना उसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन न्यूज़। अब एक चीज़ और समझना इसी के अंदर, मान लो हमारा जो वेक्टर है वो ठीक 2 डायरेक्शन के बीच में, मान लेते हैं बेटा इस तरीके से, ठीक बीच में 45 डिग्री में, मान लेते हैं 10 न्यूटन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो? 10 न्यूटन सिंपल लिखूंगा नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट ऐसे लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना है हमारा वेक्टर ठीक बीच में है, दोनों डायरेक्शन के। बोले तो ये एंगल कितना होने वाला है, 45। अगर मैं आपको बोलूं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करो 8 न्यूटन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब साउथ वेस्ट के बीच में ठीक कितना, 8, तो ये आपका 45 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है मतलब बीच में, साउथ वेस्ट बिल्कुल बीच में जा रहा है दोनों के, ठीक है। और बाकी एंगल की बात होगी तो फिर गिवन हो गई इसी 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या जो भी लिखा होगा हम बना लेंगे उसको, है ना। अब यहाँ तक का मीटर तो हो गया ना क्लियर। एक थोड़ी सी बात और कर लूँ मैं स्टार्टिंग वाली कि भाई वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और वेक्टर लॉज भी फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा और इसको डिटेल में ले लेते हैं अपन, समझते हैं कि मान लेते हैं बेटा कोई बॉक्स है, क्यों मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। मान लेते हैं कोई बॉक्स है ऐसे फ्लोर पे रखा हुआ है, मैं काम करता हूँ, मैं अधूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और देखते हैं कि अपन को पूरी जानकारी मिली क्या। मैं आपको ये बोलूँ कि इस बॉक्स पर, डायरेक्शन बना देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस बॉक्स पर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बस मैंने इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी आपको। तो क्या आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गई क्या फोर्स के बारे में? नहीं मिली। क्या चीज़ मिसिंग लग रही है ना भाई? 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है बट किधर लग रही है तो मैंने बताया ही नहीं। हो सकता है 10 न्यूटन इधर लग रही हो सकता है इधर लग रही हो, इस पे लग रही हो, ऐसे लग रही हो, नीचे लग रही हो, इधर लग रही हो। तो बस मैं मैग्नीट्यूड अगर बोल दूँ आपको तो क्या आपको मतलब वो क्वांटिटी पूरी समझ में आ जाएगी कि नहीं आएगी? इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन दे दूं कि इस बॉक्स पे
इस बॉक्स पे ईस्ट में एक फोर्स लग रही है, सिर्फ डायरेक्शन दे दी, ईस्ट में एक फोर्स लग रही है, तो क्या पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई? क्या नहीं मिली भाई। ईस्ट में लग रही है बट कितनी लग रही है तो बताया ही नहीं अपन, 2 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है। तो सिर्फ डायरेक्शन दे दूंगा तो भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दूंगा तो भी मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि सामने वालों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले फोर्स के बारे में या वेक्टर के बारे में, तो मुझे दोनों चीज़ें देनी पड़ेगी। मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि 4 न्यूटन लग रही है और ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड है और ये हेड क्या बता देगा, उसको डायरेक्शन बता देगा, 4 न्यूटन ईस्ट। ठीक है, इसलिए अपन को वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और साथ के साथ वेक्टर लॉज भी फॉलो करने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की आ गई बात समझ में?